Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you with all the blessings He has. Stay home, stay safe. जहाँ रहें खुश रहें और खुशियों को बांटते रहें. Me, myself, my name is Mariam Usman and by profession I am a psychologist. I have done a master's degree in psychology from Qadir Azam University, Islamabad, and basically I am a resident in रावलपिंडी. लॉकडाउन का सिलसिला काफी अच्छे से चल रहा है. काफी अरसा हो गया कि लॉकडाउन बंद होता है फिर हो जाता है. लॉकडाउन का सिलसिला चलता ही चला आ रहा है. काफी अरसा हो गया जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एजुकेशनल करियर के लिहाज से काफी सफर कर रहे हैं. वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं है. इन कैंपस कोई क्लासेस नहीं हो रही हैं. ऑनलाइन क्लासेस हैं. इसी वजह से इसी सारे सिचुएशन को देखते हुए मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी सर्विसेज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी एक यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाऊं. इसलिए मेरा ये मकसद था कि मैं साइकोलॉजी के तमाम कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करा दूं. अगर मेरी तरफ से कोई हेल्प हो सकती है तो ये मेरे लिए एक एजाज की बात होगी. आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. आज हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी को हम क्यों पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत क्यों है, साइकोलॉजी एक सेपरेट डिसिप्लिन बन गया है, अब एक सेपरेट स्टडी बन गई है. तो साइकोलॉजी में जो कुछ हम पढ़ते हैं उसको पढ़ने की नीड क्या थी, जरूरत क्या थी, साइकोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन क्यों मर्ज हुआ, इन सब चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे. और हम ये भी देखेंगे कि साइकोलॉजी किन किन डिसिप्लिन पे किस किस तरह से काम कर रही है. वो सब चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ओके जी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है इस वीडियो को देखने के बाद, उसके बाद कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी कॉन्सेप्ट, रिगार्डिंग एनी टॉपिक, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना आईडी, ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट आईडी डाल दूंगी. वहां पे आप लोग मुझसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं वहां पे आप लोगों को आपके तमाम क्वेरीज का जवाब दे दूंगी. ओके. हम लोग अब चलते हैं टुवर्ड्स आवर फर्स्ट लाइन. सबसे पहले हम देखते हैं कि साइकोलॉजी है क्या. अब साइकोलॉजी कोई नया सब्जेक्ट उस तरीके से नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है ये बहुत पुराना सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को कोई, आप कह सकते हैं कि 100-200 साल से ज्यादा हो चुका है. लेकिन ये 1800 में जाकर जो है एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे आया. उससे पहले साइकोलॉजी एक सेपरेट डिसिप्लिन नहीं था. साइकोलॉजी एक साइंस की ब्रांच में नहीं आता था. साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इन सब चीजों को मिक्स करके देखा जाता था, पढ़ा जाता था. आज के दौर में हम देखें तो आज के दौर में हम साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं. आज हम लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर है और मेंटल प्रोसेसेस है. यहाँ पे हमने दो चीजों की बात की. फर्स्ट बिहेवियर एंड सेकंड इज मेंटल प्रोसेसेस. अब बिहेवियर की हम क्या बात करते हैं, बिहेवियर क्या है. बिहेवियर हमारे दो तरह के होते हैं. एक हमारा होता है ओवर्ट बिहेवियर और एक हमारा होता है कोवर्ट बिहेवियर. अब बिहेवियर एक वो है जो मेरा नजर आ रहा है सामने कि मैं एक सर्टेन चीज को लेके एक तरीके से बिहेव कर रही हूँ, और एक मेरा बिहेवियर वो जो कि नजर नहीं आ रहा लेकिन उसको अंदर में फील कर रही हूँ लेकिन वो नजर नहीं आ रहा. मेंटल प्रोसेसेस में क्या है, आपकी सारी थिंकिंग, आपके मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉग्निशंस, ये सब क्या है, मेंटल प्रोसेसेस हैं. तो जब साइकोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन मर्ज हुई, एज अ सेपरेट डिसिप्लिन आई, तो जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है. साइंटिफिक स्टडी क्यों हमने कहा, जिस तरह साइंस के किसी भी एक्सपेरिमेंट में उसकी
लॉ से लेके, थ्योरी से लेके, उसके एक्सपेरिमेंटेशन से लेके, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हम जाते हैं और हम पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं और फिर हम एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं कि हमने इस सारे जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम गुजरे हैं और इस प्रोसेस से गुजरने के बाद हमने ये रिजल्ट कंक्लूड किया है। हम एक लेम स्टेटमेंट नहीं दे देते, हम किसी भी स्टेटमेंट को हम फैक्चुअली प्रूव करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक स्टडी कहा गया तो वो इसी बेस पे कहा गया कि साइंटिफिक स्टडी क्या है, बिहेवियर्स की साइंटिफिक स्टडी है, मेंटल प्रोसेसेस की साइंटिफिक स्टडी है। अब मेंटल प्रोसेसेस में डिसीजन मेकिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, थिंकिंग पैटर्न्स क्या है, इन सब चीजों को जब सेपरेटली थ्योरेटिकली जब इनको एक्सप्लेन किया गया और देखा गया कि किस तरीके से हर सेपरेट जो कंस्ट्रक्ट है वो हर इंडिविजुअल पे सेपरेटली अप्लाई हो रहा है। अगर ब्रेन के एक फंक्शन का काम डिसीजन मेकिंग करना है तो जरूरी नहीं है कि 4 लोगों का ब्रेन डिसीजन मेकिंग में सेम तरीके से काम करेगा। बेशक वो जो ब्रेन का ऑर्गन है वो सेम है, उसका नाम सेम है, उसका फंक्शन सेम है, लेकिन स्टिल जब वो बिहेवियरली वो देखेंगे, उसको हम साइकोलॉजिकली देखेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास 4 इंडिविजुअल्स हैं या 4 मेंबर्स हैं तो वो डिसीजन मेकिंग में चारों एक ही तरीके से बिहेव करेंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि हर एक की साइकोलॉजी दूसरे की साइकोलॉजी से डिफरेंट है। तो हमने क्या कहा कि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेसेस। इस डेफिनेशन से अगर हम पीछे चले जाएं, जब इस डेफिनेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन या इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था तो उस टाइम क्या कहा जाता था। अब साइकोलॉजी की हम ओरिजिन देखें तो ओरिजिन क्या है? साइकोलॉजी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। Number 1 is psyche and the number 2 is logos. Psyche means soul and the logos mean study. जब साइकोलॉजी को सेपरेटली एक साइंटिफिक स्टडी का या साइंटिफिक प्रोसेस का नाम नहीं दिया गया था, जब साइकोलॉजी एक सेपरेट डिसिप्लिन नहीं बना था, तो बहुत से फिलोसोफर्स, बहुत से फिजियोलॉजिस्ट जो हैं वो ये मानते थे कि जो सारा ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो रही है, कोई बंदा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कहते थे कि ये सोल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई इसका सोल का इशू है। यहाँ पहले पहले ये भी कहा जाता था कि इस पे कोई जिन्नात का साया है, कोई इस पे स्पिरिट है जो इससे इस तरह का काम करा रही है। लेकिन जैसे जैसे इसको सेपरेट डिसिप्लिन में लाया जाता रहा, जैसे जैसे फिजियोलॉजी, फिलोसफी और साइकोलॉजी, इन 3 डिसिप्लिन को सेपरेट किया गया तो साइकोलॉजी ने एक न्यू डेफिनेशन बनाई जो मैंने पहले आपको बताई है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर्स एंड द मेंटल प्रोसेसेस। ये हमने देखी कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, साइकोलॉजी है क्या। अब हम आगे देखते हैं कि हम साइकोलॉजी पढ़ते क्यों हैं, साइकोलॉजी पढ़ने की हमें जरूरत क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेशक बायोलॉजिकली हम सब एक जैसे होते हैं। हार्ट है, हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, उसका सेम फंक्शन है। किडनीज है, किडनीज का सेम फंक्शन है। हमारे ब्रेन के लोब्स हैं, उनका सेम फंक्शन है। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली देखें, साइकोलॉजिकली हर इंडिविजुअल आपको दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट मिलेगा। उसके पर्सनल इंटरेस्ट भी डिफरेंट होंगे, उसके करियर पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट होंगे, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टाइल्स भी डिफरेंट होंगे, उसके कम्युनिकेशन पैटर्न्स डिफरेंट होंगे, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा एक बंदे का दूसरे बंदे से। ठीक है, अब साइकोलॉजी क्या है? एक बहुत फैसिनेटिंग एरिया ऑफ स्टडी है। साइकोलॉजी हेल्प करती है कि किस तरीके से हम लोग किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साइकोलॉजी हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है कि किस तरीके से हम किसी एक चीज को लेकर सोच सकते हैं, किस तरीके से हम किसी एक चीज को लेकर फील कर सकते हैं,
किस तरीके से हम किसी एक चीज को लेकर एक्ट कर सकते हैं, हमें किसी भी सिचुएशन में कैसे सोचना है, कैसे फील करना है और उस पर कैसे एक्ट करना है, ये सब क्या है, ये सब चीजें हमें कौन बताता है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की थ्योरीज, साइकोलॉजी जब हम स्टडी करेंगे, जब हम आगे आगे देखेंगे कि साइकोलॉजी में क्या क्या है, तो तब हमें आहिस्ता आहिस्ता हर चीज की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। ओके, स्टडिंग साइकोलॉजी enriches us by understanding human behavior much better। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि साइकोलॉजी को स्टडी करने के बाद आप ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब ह्यूमन बिहेवियर की जहां हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बिहेवियर से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, मोटिवेशंस, इमोशंस, सोशल इंटरेक्शंस, पर्सनालिटीज, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर के साथ डायरेक्टली जो है वो क्या है, कनेक्टेड है। कोई भी ह्यूमन बिहेवियर इन सब चीजों को मिला के ही जनरेट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं बिहेवियर्स में और क्या स्टडी करते हैं मेंटल प्रोसेसेस में। तो जहां पे हमने बिहेवियर्स की बात की, वहां पे हमने बताया कि कुछ ओवर बिहेवियर्स होते हैं जो कि नजर आते हैं सामने। अब फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान को अगर किसी चीज पे गुस्सा आता है, उसका एक इमोशन है ना, गुस्सा उसको आता है, वो गुस्सा जाहिर कर देता है अपना, उसको एक्सप्रेस कर देता है, तो वो उसका वो बिहेवियर है जो कि आपको नजर आ गया। लेकिन आप लाइफ में किसी ऐसे इंडिविजुअल से भी मिल पाओगे या मिलोगे जिसको अगर सपोज करें किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है, तो उसने वो गुस्सा उस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं किया, वो गुस्सा उसने उस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं किया, और वो जो चीज थी, वो जो बिहेवियर था, वो उसके अंदर ही था। तो ये हमें दो इंडिविजुअल्स के अंदर दो तरह के बिहेवियर्स नजर आ गए। अब साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि साइकोलॉजिस्ट उन दोनों बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करता है और फिर उन बिहेवियर्स के अकॉर्डिंगली जो है वो काउंसल करता है, ट्रीटमेंट देता है कि कौन सा बिहेवियर, अगर सपोज करें कोई एंटी सोशल बिहेवियर है, तो उसको किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इसको ठीक करना है। मेंटल प्रोसेसेस, अब मेंटल प्रोसेसेस आपको पता है कि अगर मैं ये बात करूं कि फॉर एग्जांपल आई एम थिंकिंग अबाउट डैश डैश एंड डैश। अब मेरी थिंकिंग एक ऐसी चीज है जिसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप नहीं देख सकते कि मैं क्या सोच रही हूँ। डिसीजन मेकिंग एक ऑब्जर्वेबल चीज नहीं है, ड्रीमिंग एक ऑब्जर्वेबल चीज नहीं है, इमेजिनिंग, स्टडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो क्या है, जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मेंटल प्रोसेसेस को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट अपनी साइकोलॉजी की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो इम्प्लाई करते हैं, और वहां से फिर जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको स्टडी किया जाता है, उनको देखा जाता है कि कौन सा मेंटल प्रोसेस कहाँ पे किसके लिए वर्कआउट कर रहा है। ओके, हम किसी भी फील्ड को ले लें, चाहे हम बायोलॉजी को ले लें, चाहे हम फिजिक्स को ले लें, केमिस्ट्री को ले लें, आप किसी भी फील्ड को ले लो, हर फील्ड का, हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ गोल होता है, जिस गोल को लेके वो चल रहे होते हैं। उस गोल को अचीव करना, उस टारगेट तक पहुंचना उनका मकसद होता है। इसी तरीके से साइकोलॉजी के भी कुछ गोल्स हैं, ठीक है। अब बेसिक गोल्स जो साइकोलॉजी के हैं वो क्या है, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। अब इन चीजों को हम वन बाय वन देख लेते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन, ओके, जहां पे हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना इन इजी वे, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज को बताना कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। The first goal is to observe and describe behavior in details. For example, what is the nature of this behavior? कोई भी इंडिविजुअल कोई बिहेवियर शो कर रहा है, तो फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी जहां पे हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम डिस्क्राइब करते हैं
कि जो बिहेवियर शो हो रहा है इसके नेचर क्या है, ये किस तरह का बिहेवियर है, ये ओवर्ट बिहेवियर है, ये कोवर्ट बिहेवियर है, ये एंटी सोशल बिहेवियर है, ये किस तरह का बिहेवियर है जो कि इंडिविजुअल एक शो कर रहा है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, तो नेक्स्ट हम क्या टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन। अब जो हमने ऊपर एक गोल डिस्क्राइब कर दिया, जिस गोल को हमने डिस्क्राइब कर दिया, उसको हमने बता दिया, उस गोल को हमने नेक्स्ट फेज में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन का तो आपको पता है कि डिस्क्राइब आप उसी टाइम जिस चीज को कर पाओगे जो चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आपको नजर आ रही है, जो आप देख रहे हो। डिस्क्रिप्शन कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेबल डेटा। Psychologists must go beyond what is obvious and explain their observations. अब एक्सप्लेनेशन में हम बात करते हैं why। हमने डिस्क्रिप्शन में बात की कि what, क्या हुआ, ये अगर प्रॉब्लम आया तो क्या प्रॉब्लम आया है। यहाँ पे हम क्यों या उसका ट्रीटमेंट या इस तरह हम बात नहीं कर रहे, हम डिस्क्रिप्शन जहाँ फेज की बात कर रहे हैं, गोल्ड ऑफ साइकोलॉजी की, वहां डिस्क्रिप्शन में हम ये बात कर रहे हैं कि व्हाट हैपन। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन पे आके हम बात कर रहे हैं कि व्हाई डज इट हैपन। अगर ये बिहेवियर आया है तो ये क्यों आया है, इसकी रूट कॉज क्या है, ये हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद अगर हम थर्ड पॉइंट पे जाएं तो थर्ड पॉइंट आपको लिखा नजर आ रहा होगा प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन क्या होती है, प्रिडिक्शन यही है ना कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हुआ और ये प्रॉब्लम इस वजह से हुआ है तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, मतलब आने वाले कल में ये प्रॉब्लम क्या वो अपने साथ मजीद क्या लेके आ सकता है। ठीक है, प्रिडिक्शन में हम प्रिडिक्ट करते हैं, हमको फाइनल रिजल्ट्स कंक्लूड नहीं करते, हमको फाइनल स्टेटमेंट नहीं देते। प्रिडिक्शन में क्या होता है क्या कि सिर्फ कंक्लूड किया जाता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि शायद पॉसिबिलिटी है कि इस बिहेवियर की वजह से ये वाला मसला आ सकता है। उसके बाद कंट्रोल। जब आपने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है, जब आपने ये भी देख लिया कि प्रॉब्लम क्यों आया है, और जब आपको ये भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि इस प्रॉब्लम की वजह से, इस बिहेवियर की वजह से क्या क्या इशू हो सकता है, ठीक है, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम जो हमारा लास्ट गोल साइकोलॉजी का होता है वो क्या होता है कि उस बिहेवियर को कंट्रोल करना, उसको थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस लेके आना, ताकि जो पॉसिबिलिटी है कि ये फ्यूचर में हो जाएगा उससे हम उसको बचा सकें। वंस वी नो व्हाट हैपेंस, why it happens and what is likely to happen in the future, we can exert control over it and can change it. Okay, hope so आपको मेरा समझ आ रहा होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है, आप देखेंगे एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट है might use findings about the causes of math anxiety to devise a program to help students control their math phobias. अब एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, जो कि देखना चाहता है कि देख रहा है कि मैथ की जो एंजाइटी है, मैथ का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एंजाइटी है वो स्टूडेंट्स में क्या है, ज्यादा है। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे देखा, उसने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन वाले स्टेटमेंट पे गया तो उसने देखा कि क्या है, मैथ की एंजाइटी है। उसके बाद उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उसके बाद उसको पता चला कि बच्चे जो हैं वो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने से डरते हैं, उनको मैथ्स का फोबिया है। उसके बाद उसने प्रेडिक्शन में क्या कहा कि अगर मैथ्स का फोबिया ऐसे ही कंसिस्टेंट रहेगा तो हो सकता है कि बच्चे क्या करें, मैथ्स में फेल हो जाएं, जिसकी वजह से उनके जो एजुकेशनल का करियर का रिजल्ट है वो क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो उसके बाद उसने कंट्रोल क्या किया, कंट्रोल मेजर्स क्या ली, कंट्रोल मेजर्स ये ली कि he devised a program to help students to control their math phobias. इस पूरी स्टेटमेंट में आपको 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी सामने नजर आ गए। ओके ओके जी,
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि साइकोलॉजी की ब्रांचेस क्या हैं, कि साइकोलॉजी को हम किस किस फील्ड में कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, और साइकोलॉजी ने कहाँ कहाँ जो है वो अपनी ब्रांचेस दी हैं, कहाँ कहाँ हम साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं। आप ये तस्वीर देख रहे होंगे सामने, और इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि साइकोलॉजी को मेजरली डिवाइड किया गया दो ब्रांचेस में। द नंबर वन इज बेसिक साइकोलॉजी एंड नंबर टू इज अप्लाइड साइकोलॉजी। अब जहां मैं बेसिक साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ ना, तो बेसिक साइकोलॉजी में मैं उस चीज की बात कर रही हूँ जहां पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक कंस्ट्रक्ट्स को पढ़ते हैं, ओके। और अप्लाइड साइकोलॉजी की जहां मैं बात कर रही हूँ, तो वहां मैं ये बात कर रही हूँ कि जहां पे जो कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्ट्स हमने बेसिक साइकोलॉजी में पढ़े हैं वो अप्लाइड साइकोलॉजी में आके अप्लाई होते हैं जी। नेक्स्ट है डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। अभी हम इन सारी फील्ड्स को सेपरेटली देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। साइकोलॉजी को डिवाइड किया गया डिफरेंट ब्रांचेस में, जिस तरीके से साइंस के बाकी सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, और हर ब्रांच जो है वो अपना स्पेसिफिक टारगेट लेकर चलती है। इसी तरीके से जैसे आप केमिस्ट्री को देख लें, तो केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन सब चीजों में डिवाइड हो जाती है केमिस्ट्री। इसी तरीके से साइकोलॉजी को भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम बात करें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है जी? क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो मेजर फोकस होता है ना, that is concerned with the evaluation, diagnosis and the treatment of individuals with psychological problems. क्लिनिकल का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल्स जिनके साथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जिनके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्लिनिकल साइकोलॉजी की ब्रांच में, क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में उनको ट्रीट किया जाता है। उनको वो वाला इन्वायरमेंट, वो वाली थेरेपीज, वो वाले चीजें प्रोवाइड की जाती हैं जहां पे उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली है क्या? क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली जो हम बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली जो है वो ट्रीटमेंट की बात है, तो जहां पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज हेल्थ साइकोलॉजी जी। Health psychology emphasizes the preventive aspect of health than the curative aspect. अब हेल्थ साइकोलॉजी बेसिकली डील करती है किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को। हेल्थ क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आप तब जाते हो जब आपको कोई डिसऑर्डर हो चुका होता है, जब आप किसी भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हो चुके होते हो, जब भी आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी होती है। लेकिन हेल्थ साइकोलॉजी की जहां तक हम बात करते हैं ना, तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि इंडिविजुअल की वहीं पे काउंसलिंग की जाए, इंडिविजुअल को वहां पे स्टॉप किया जाए कि वो इलनेस की तरफ ना जाए। हेल्थ इज नॉट merely द एब्सेंस ऑफ इलनेस। हेल्थ एक स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी की। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी। Abnormal psychology is the study of certain behavioral abnormalities in a person's psyche, such as neurosis, psychosis, and mental retardations. Schizophrenia आपने सुना होगा, बहुत से और इस तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के नाम सुने होंगे आपने, जहां पे ब्रेन की फंक्शनिंग जो होती है वो क्या हो जाती है? एबनॉर्मल। ब्रेन की फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो जाती है। ब्रेन का जो ऑर्गन्स हैं, जो फंक्शन उनको एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो फंक्शन अपनी एक बैलेंस लाइन से डिविएट हो जाते हैं। जब वो बैलेंस लाइन से डिविएट करते हैं तो फिर वो एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं।
जैसे कि न्यूरोसिस हो गया, साइकोसिस हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ये सब क्या है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आते हैं। जब साइकोलॉजी के शुरू में बात हमने की, जब इसको सेपरेट डिसिप्लिन इमर्ज नहीं हुआ था, तब हिप्नोसिस को एज अ ट्रीटमेंट यूज किया जाता था इस साइकोलॉजी में, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। हिप्नोसिस क्या करते थे कि हिप्नोसिस में किसी भी जिस इंडिविजुअल के साथ प्रॉब्लम है, जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम, किसी भी किस्म के बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज हैं जिसके अंदर, हिप्नोसिस में क्या किया जाता था कि उसको कॉन्शियस से अनकॉन्शियस स्टेट की तरफ मूव कर दिया जाता था। वो इंडिविजुअल अपने कॉन्शियस स्टेट में नहीं होता था, उसको कॉन्शियस से अनकॉन्शियस की तरफ मूव किया जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज कह लें आप, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि उनको आइडेंटिफाई करने होते थे किसी भी साइकोलॉजिस्ट को, वो उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर लेता था। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है बिहेवियरल साइकोलॉजी। बिहेवियरल साइकोलॉजी एक मोर पॉपुलर टर्म है, यहाँ हम यूज करते हैं इसमें इसको। Behavioral psychology term used for behavioral neuroscience, biopsychology, psychobiology। मतलब behavioral psychology को हम जो है behavioral neuroscience भी कह सकते हैं, इसको हम biopsychology भी कह सकते हैं, इसको हम psychobiology भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम उन तमाम मेंटल प्रोसेसेस को और उन तमाम बिहेवियरल पैटर्न्स को स्टडी करते हैं जो कि ह्यूमंस के साथ भी हो रही हैं एज वेल एज नॉन ह्यूमंस के साथ भी हो रही हैं। ठीक है। बिहेवियरल साइकोलॉजी बेसिकली स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल टू गेज द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ दैट इंडिविजुअल। बिहेवियर को स्टडी करने का मतलब ही यही है कि उस बिहेवियर को स्टडी करने के थ्रू, बिहेवियर को स्टडी करके किसी भी इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल स्टेट तक पहुंचा जाए। द नेक्स्ट वन इज काउंसलिंग साइकोलॉजी। ओके, काउंसलिंग का मतलब क्या है? हम अक्सर इस वर्ड भी यूज करते हैं, काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब है कम्युनिकेट, कि मैं अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। काउंसलिंग साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, एक साइंटिफिक स्टडी किस चीज की है कि किस तरीके से किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को होने से आप बचा सकते हो। ठीक है, काउंसलिंग बेसिकली फैमिलीज में होती है, काउंसलिंग इंस्टीट्यूशंस में होती है, काउंसलिंग कम्युनिटीज में होती है, काउंसलिंग सोशल गैदरिंग्स में होती है। अगर कहीं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वहाँ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है वो काउंसलिंग का काम देते हैं। कहीं पे अगर कोई, जैसे अभी 2005 में जब जलजिला आया था, जब 2000 उसमें जलजिला आया था, याद होगा आप लोगों को, तो जलजिले के बाद बहुत सारे लोग जो थे वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हो गए थे उस जलजिले की वजह से। तो उसके बाद बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने अपना काम सर अंजाम दिया, बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने काउंसलिंग की लोगों की जाके। तो जहाँ पे काउंसलिंग जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो डायग्नोज करता है, ट्रीट करता है उसको, अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, तो जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करता है, वो काउंसलिंग करता है, वन टू वन कम्युनिकेट करता है, किसी भी डिसऑर्डर को, किसी भी एबनॉर्मल बिहेवियर को होने से रोकता है, आपके थिंकिंग पैटर्न्स को बदलने की कोशिश करता है कि आप किसी भी सिचुएशन में, किस एक ही सिचुएशन में अपने थिंकिंग पैटर्न पे किस किस तरह काम कर सकते हैं। ये आपका काउंसलिंग साइकोलॉजी में आप पढ़ते हो। जी, हम लोग देख रहे हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, और नेक्स्ट जो ब्रांच हम साइकोलॉजी की देखेंगे वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें हम लोग जो इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको हम लोग डील करते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं इन डिटेल।
अब मेंटल प्रोसेसेस, मैंने पहले आपको बताया कि मेंटल प्रोसेसेस वो हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, मेमोरी है, इमोशंस हैं, डिसीजन मेकिंग है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ना, वो बहुत एक रिसेंट ब्रांच है साइकोलॉजी की। द नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी साइकोलॉजी। कम्युनिटी साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जहां पे हम देखते हैं कि किस तरह इंडिविजुअल्स, ठीक है, और किस तरीके से साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द डायनामिक्स इन अ कम्युनिटी ये आपस में रिलेट करते हैं। कम्युनिटी साइकोलॉजी में हम उन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं जिनका ताल्लुक कम्युनिटी ओरिएंटेड बिहेवियर्स के साथ होता है। फॉर एग्जांपल, एक कम्युनिटी में रहते हुए किस तरीके से अडॉप्टेशन होती है, किस तरीके से सक्सेशन होती है, किस तरीके से इंटरडिपेंडेंस आती है, किस तरीके से कम्युनिटी जो है वो अंडरस्टैंड करती है एम्पावरमेंट को, किस तरीके से कम्युनिटी या इंडिविजुअल सोशल रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो किस तरीके से सोशल जस्टिस को, सिटीजन पार्टिसिपेशन को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। कम्युनिटी साइकोलॉजी को क्रिटिकल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट चले, नेक्स्ट ब्रांच जो है साइकोलॉजी की वो क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपको नाम से ही आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे किसी न किसी चीज के डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब जहाँ पे हम लोग जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं ना, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज का ओरिजिन जीरो से स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होता होता वो चीज अपग्रेड करती गई, वो चीज मूव करती गई टूवर्ड्स अप। फॉर एग्जाम्पल, एक ओरिजिन था किसी चीज का, वो जीरो से शुरू हुआ, जब उसको डेवलपमेंट हुई तो वो 0 to 10, 10 to 100, 100 to 1000, 1000 to 10,000 वो चीज इस तरीके से मूव कर दी गई। डेवलपमेंट इसी को बोलते हैं, ग्रोथ इसी को बोलते हैं। अब हम जहां डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम विद स्पेशल रेफरेंस टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, ये है इट इज द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक चेंजेस। जब एक बच्चा पैदा होता है और वो अपने पैदा होने से लेकर थ्रू आउट हिज और हर लाइफ जो चेंजेस ह्यूमन बींग्स के अंदर और जो चेंजेस उसकी फिजिकल डेवलपमेंट और जो चेंजेस उसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, वो सारे चेंजेस हम कहाँ पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। हर इंडिविजुअल एक सर्टेन चेंजेस से गुजरता है अपनी पूरी लाइफ के अंदर। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज दिस प्रोग्रेशन एंड हेल्प अंडरस्टैंड दीज चेंजेस, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स बेटर। अब 5 साल का बच्चा है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा एक सिचुएशन को लेके, और उसी सिचुएशन पे 10 साल का बच्चा कैसे बिहेव करेगा, वो दो सेपरेट बिहेवियर्स होंगे, वो दो सेपरेट बिहेवियरल आइडेंटिटीज होंगी जिनको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी सेपरेटली बताती है कि अगर 5 साल का बच्चा एक सिचुएशन में ऐसे बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और वही उसी सिचुएशन में 10 साल का बच्चा सेपरेटली बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके डेवलपमेंटल चेंजेस उसके अंदर आ रही हैं, वो एक फेज के थ्रू गुजर रहा है, प्रोग्रेशन हो रही है जिसकी वजह से सारे चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी देखती है कि किस तरीके से ह्यूमंस एजुकेशनल सेटिंग के अंदर लर्न करते हैं, जो एजुकेशनल इंटरवेंशंस हैं उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए, स्कूल्स में करिकुलम डेवलपमेंट के लिहाज से कैसा करिकुलम डेवलप होना चाहिए। अगर एक नॉर्मल चाइल्ड है आपकी क्लास में, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में अगर 20 नॉर्मल चाइल्ड हैं और 5 गिफ्टेड चाइल्ड हैं, तो क्या उन दोनों को सेम इन्वायरमेंट मिलना चाहिए या उनके करिकुलम डिफरेंट होने चाहिए, किस तरीके का क्लास में इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले लर्न करने की, ग्रो करने की, किस तरह का टीचर्स का टीचिंग स्टाइल होना चाहिए,
जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अडॉप्टिव समझें उस इन्वायरमेंट को। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। अच्छा, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी जो है ये साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जहाँ पे हम किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को इन डेप्थ और डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? पर्सोना, मास्क। हमें कोई भी अच्छे कपड़े पहना नजर आता है, जो कि अच्छा लग रहा होता है, गुड लुकिंग लग रहा होता है, तो हम क्या कहते हैं कि वाओ, ही हैज अ गुड पर्सनैलिटी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट्स, अगर हम साइकोलॉजी के रेफरेंस से बात करें तो पर्सनैलिटी एक और चीज है। ठीक है, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में हम एक होलसम पिक्चर देखते हैं किसी भी इंडिविजुअल की अबाउट देमसेल्व्स। अगर आपकी पर्सनैलिटी है तो आपकी सोशल पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी के भी कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजी वाली फील्ड में जाकर देखते हैं, जहाँ पे हम डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं। तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी काफी डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम लोग उस ब्रांच में देखते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी साइकोलॉजी की इस ब्रांच में हम क्या देखते हैं कि हम लोग कैसे इंडिविजुअल को, किसी भी इंडिविजुअल को एक बेहतर तरीके से उसके स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस पे काम करने के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं। Next is experimental psychology. Experimental psychology work to understand the underlying causes of behavior by studying humans and animals. अब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से आपको पता चल ही रहा होगा कि एक्सपेरिमेंटल का मतलब है कि जहां पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जब साइकोलॉजी का सेपरेट ओरिजिन नहीं था, जब फिजियोलॉजी और फिलोसफी मर्ज थी साइकोलॉजी में, तब ये कहा जाता था कि जो कोई भी अबनॉर्मल बिहेवियर है तो वो किस वजह से आ रहा है, किसी स्पिरिट की वजह से, किसी जिन के साय की वजह से। लेकिन नहीं, जब इन सारे बिहेवियर्स को एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे लैब्स में परफॉर्म किया गया, लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो वहां पे ये चीज डायग्नोज हुई कि ये सब बिहेवियर जो हैं वो किसी स्पिरिट या कुछ वजह से नहीं है, ह्यूमन की ब्रेन की फंक्शनिंग की वजह से, मेंटल प्रोसेसेस की वजह से, एबनॉर्मल बिहेवियर्स की वजह से ये सारे मसाइल आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिसर्चर है जो कि ये जानना चाहता है कि किस तरीके से डिफरेंट स्पेशीज जो हैं वो इंटर रिलेट करती हैं, किस तरीके से उनका बिहेवियर जो है आपस में इन्वेस्टिगेट वो करता है रिसर्चर, कि किस तरीके से एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं किसी भी सर्टेन स्पेशी के अंदर। तो ये सब वो कहाँ देखेगा? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की इस ब्रांच में। द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। जिस तरह साइकोलॉजी का स्कोप बढ़ता जा रहा है, जिस तरह साइकोलॉजी समझ आती जा रही है, उस तरह साइकोलॉजी की ब्रांचेस में भी एडिशन होती जा रही है। एक टाइम था जब साइकोलॉजी को सिर्फ इसलिए पढ़ा जाता था या समझा जाता था कि साइकोलॉजी शायद सिर्फ एक एबनॉर्मल बिहेवियर को ही ट्रीट करने का नाम है। लेकिन नहीं, जिस तरह वक्त गुजरता चला गया, इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती गई कि साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी एबनॉर्मल बिहेवियर को या किसी बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज को ट्रीट करने का नाम नहीं है। साइकोलॉजी हर फील्ड में अप्लाई हो सकती है। तो इसी तरीके से इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एक नई फील्ड मर्ज हुई। इसमें क्या कहा गया कि किस तरीके से एम्प्लॉयज की आपस का रिलेशनशिप, कौन सी ऐसी चीजें हम इंस्टीट्यूशंस में या कंपनीज में ला सकते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज के एप्टीट्यूड को बेहतर किया जा सकता है, एम्प्लॉयज की हायरिंग कैसे करनी है, उनकी प्लेसमेंट कहाँ करनी है, प्लेसमेंट प्रोग्राम्स कैसे करनी है। आजकल बहुत सी कंपनीज साइकोलॉजिस्ट के थ्रू अपनी उसमें कंपनी में वर्कशॉप में सेमिनार्स कंडक्ट कराती हैं ताकि एम्प्लॉयज को वो एक तरीके से मोटिवेट कर सकें ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं? सोशल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जहाँ पे हम सोशल साइकोलॉजी में देखते हैं कि किस तरीके से
ह्यूमंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह कौन से फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू ह्यूमंस आपस में कोऑपरेट करते हैं, कंपटीशन होता है, लीडरशिप आती है ह्यूमंस के अंदर, किस तरह से ह्यूमंस के एटीट्यूड डेवलप होते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट जो मेनली सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है जो मेनली डील करता है ना, वो डील करता है ह्यूमन बिहेवियर्स को, कि किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर्स सोशल सेटिंग में इम्प्लाई होते हैं। ये आज का सेशन था, ये आज का पूरा लेक्चर था। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की बात की, कि साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी को क्यों पढ़ा जाता है और इसकी ब्रांचेस क्या हैं, ये हमने 3-4 चीजें आज डिस्कस की हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ आया, ये सारा टॉपिक समझ आ गया, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको शेयर करें एज मच एज यू कैन, ताकि जो जो लोग भी सुने, अगर आपकी वजह से किसी की भलाई होती है तो ये आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस लेसन, रिगार्डिंग दिस लेक्चर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दे रही हूँ, वहां पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।